हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु पे वेलकम है। तो जैसे आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 एंड 2 दोनों का प्रिपरेशन कराती हूँ और 2 में जियोग्राफी एंड एजुकेशन बोथ सब्जेक्ट का कराती हूँ। तो आज का वीडियो एजुकेशन सब्जेक्ट का है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का पेपर थर्ड। आपको पता होगा पेपर 2 पेपर थर्ड ऐसे था पहले, तो पेपर थर्ड देखिए। यह कथन किसका है कि शिक्षा मानव का निर्माण करती है, इससे आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और इसके द्वारा मनुष्य अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। विवेकानंद, टैगोर, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम जो है बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो 1 का ए हो जाएगा, यानी विवेकानंद जी का है, इन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 2 दार्शनिक है और उनसे संबंधित देखिए दिया हुआ है टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म। और उनका जो देखिए वो किस चीज़ को ज़्यादा ये दिए थे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले शॉर्ट करते हैं, हाँ देन देखते हैं। देखिए टैगोर जी ने किस चीज़ पे दिया था? व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा, ठीक है, टैगोर जी सभी प्रकार के पुस्तकों से बालक अधिक महत्वपूर्ण है, ये टैगोर का मानना था। उसके बाद आपका देखिए कौन सा है, विवेकानंद जी। ठीक है, तो विवेकानंद का जो हो जाएगा वो क्या होगा, योग शिक्षा के माध्यम के रूप में, योग जो है वो शिक्षा के माध्यम के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी विवेकानंद का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विवेकानंद का 4। उसके बाद है महात्मा गांधी का आपका क्या होगा, महात्मा गांधी का होगा कर्म सिद्धांत। ठीक है, महात्मा गांधी ने कर्म सिद्धांत दिया। और बौद्ध धर्म का हो जाएगा धर्म सिद्धांत, यानी 5 नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि की रचना के उद्देश्य और इसके ईश्वर तथा मानव से संबंध के बारे में चर्चा है। तो अध्यात्म शास्त्र से, नैतिक शास्त्र से, ज्ञान शास्त्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा अध्यात्म शास्त्र से। सृष्टि की रचना के उद्देश्य और इसके ईश्वर तथा मानव से संबंध के बारे में अध्यात्म शास्त्र में चर्चा है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शिक्षा को विनियमित करती है? तो कौन सी एजेंसी करती है? राज्य करती है। किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड उसकी पदार्थ शक्ति और धन दौलत नहीं, अपितु मापदंड यह है कि उसके लोगों का अंतर सांस्कृतिक संबंध कैसा है। यह कथन किस महापुरुष का है? ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण, टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी। तो इनके जो है वो क्या हो जाएगा, गांधी जी का है। किनका है? गांधी जी का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में कि किसी राष्ट्र की महानता का मानदंड उसकी पदार्थ शक्ति और धन दौलत नहीं, अपितु मानदंड यह है कि उनके लोगों का अंतर सांस्कृतिक संबंध कैसा है, ये बताता है। ये गांधी जी का मानना था। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में नहीं आता है? तो जो नहीं आता है, तो पहला है शैक्षिक स्तर, ठीक है, आय, संपदा, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो जो नहीं आता है सामाजिक सिद्धांत में, तो मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत पे, वो है शैक्षिक स्तर। और जो आता है वो है आय और संपदा, राजनीतिक सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणन के नियम सहसंबंध अथवा प्रतिगमन के अधिगम में सहायक होते हैं तो यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वो किसका है? क्षैतिज संक्रमण का है। देखिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं, इसके लिए मैंने कोशिश किया है कि मैं जितना फास्ट रिवीजन आपको करवा सकूं। तो बस ये छोटा सा प्रयास है आपके लिए। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रायड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस काल में होता है? तो अति अहम का जो उचित विकास है वो आपका किस काल में होगा? तो इसका आंसर होगा डी,
बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, मतलब बोल रहा है काम प्रशस्ति काल में, गुदीय काल में, लैंगिक काल में, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्तर चूषण के असामान्य क्षेत्र पर आधारित हो तो इससे किसके द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है जब उत्तर चूषण के असमान क्षेत्र पर आधारित हो तो इसे किसके द्वारा किया जाएगा, DDW। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी DDW के द्वारा। व्यक्तित्व संबंधी वैयक्तिक मनोविज्ञान किसकी देन है, तो व्यक्तित्व संबंधी जो मनोविज्ञान है ये ए एडलर का है। ये किसका है, ए एडलर का। निम्नलिखित सिद्धांतों में से मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय क्या है, पावलव का, स्किनर का, हल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है पावलव, स्किनर, हल में जो है वो स्किनर का सिद्धांत मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय है। मात्रात्मक के आधार पर क्या हो जाएगा, स्किनर का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, अपसमायोजित बालक बहुधा पाए जाते हैं। तो जो अपसमायोजित बालक होंगे वो बहुधा क्या से पाए जाते हैं, भग्न परिवारों अथवा एकात्म परिवारों से। कैसे परिवारों से पाए जाते हैं, भग्न परिवारों या एकात्म परिवारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकरण का सिद्धांत डैश सिद्धांत के समान है। सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है वो किसके समान है, तो देखिए इसका जो आंसर बोल रहा है अंतः विनिमय समान तत्व ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अवधारणा विकास का सर्वोच्च स्तर है। तो अवधारणा विकास का सर्वोच्च स्तर क्या है, औपचारिक स्तर, इंद्रिय स्तर, मूर्त स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। अवधारणात्मक विकास का सर्वोच्च स्तर में ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षकों की शिक्षा के लिए श्रेष्ठ निकाय कौन सा है। तो शिक्षकों की शिक्षा के लिए श्रेष्ठ जो है वो NCTE है। कौन सा है, NCTE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं के प्रत्ययन के लिए समझौता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए। समझौता घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो NCTE और NAAC ने किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है भारत में शिक्षक शिक्षण संस्था का प्रत्यायन के समझौता घोषणा पत्र। तो इसमें तो आपको भी बताई थी मैं, NCTE जो है शिक्षा संस्था का सबसे बड़ा संस्था है और NAAC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE के मानकों के अनुसार 1000 विद्यार्थियों की इकाई के लिए BEd स्तरीय शिक्षण स्टाफ कितना होना चाहिए। सॉरी 1000 बोली मैं, 100 विद्यार्थियों की इकाई के लिए एक सत्र में, जैसे BEd में जब फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन होता है तो उसमें 100 विद्यार्थी होना चाहिए और उसमें शिक्षक स्टाफ कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 1+7। ठीक है, क्या होगा, 1+7 होना चाहिए। P जैक्सन के अनुसार अध्यापन के 3 पड़ाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला है P जैक्सन के अनुसार पूर्व सक्रिय पड़ाव, अधीन सक्रिय पड़ाव, अंतर सक्रिय पड़ाव और सक्रियोत्तर पड़ाव। तो जो P जैक्सन के अनुसार अध्यापन की 3 पड़ाव हैं और कौन सा गलत है, जो गलत है वो है B, अधीन सक्रिय पड़ाव गलत है, और जो सही होगा वो होगा पूर्व सक्रिय पड़ाव, अंतर सक्रिय पड़ाव और सक्रियोत्तर पड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम के पथ प्रदर्शन में अध्यापक की भूमिका का न्यूनतम आवश्यक पक्ष कौन सा है। ठीक है, यानी अधिगम के पथ प्रदर्शन में अध्यापक की भूमिका का पूछ रहा है। न्यूनतम आवश्यक पक्ष, अधिकतम नहीं, न्यूनतम आवश्यक पक्ष कौन सा है। तो जैसे कि इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, पर्याप्त निष्पादन के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, गड्ढों और रुकावटों को पार करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, प्रोत्साहन एवं नैतिक समर्थन का प्रबंधन, निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रबंधन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अध्यापक में आपको सबसे अधिक पसंद होगा। तो क्या होगा, आदर्शात्मक दर्शन, सहानुभूति, अनुशासन, मनोरंजनता। तो क्या होगा,
इसका आंसर होगा सी, अनुशासन। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती क्या है? तो जो आवश्यक चुनौती क्या है, बोला कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को घर का काम करने में लगाना, प्रश्न भंडार तैयार करना, अध्यापन प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। प्रौद्योगिकी संचयी सामर्थ्य है, तो बोल रहा है प्रौद्योगिकी जो है, ठीक है, ये जो है सामर्थ्य है किसका? अध्यापन और अधिगम दोनों में वैज्ञानिक रूप से और सौंदर्य बोधात्मक ढंग से प्रौद्योगिकी को लाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को बोल रहा था, अध्यापन के सिद्धांत के संयोजन की तकनीक, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट यही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कुशलताएं या स्किल है जो आज के अध्यापन के लिए कक्षा में पढ़ाने के लिए उचित समंजन हेतु आवश्यक है? पहला है प्रौद्योगिकी ज्ञान, अध्यापक अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय का पूर्ण ज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कूट दिया हुआ है, मिलान करना है, तो इसका जो सही होगा आंसर वो हो जाएगा सी। 23 का 2, 3 और 4, 2 में देखिए क्या बोल रहा है, अध्यापन अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अध्यापन अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय का पूर्ण ज्ञान, ठीक है। ये तीनों ही हो जाएगा। जो नहीं होगा वो है सिर्फ प्रौद्योगिकी का ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम को सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया? तो सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया था? फ्रायड ने किया था परामर्श के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम को सर्वप्रथम फ्रायड ने किया था। इसको तो अभी भी बहुत ज़रूरी है, अभी भी जो है मुझे लगता है कि जो परामर्श है ये और निर्देशन है ये उतना हद तक जितना होना चाहिए उतना नहीं है, अभी तक स्कूल में भी नहीं आया है। खैर मेरा ये फेवरेट था, बीएड में एमएड में मैंने इसको लिया था। नहीं, देखिए क्या है, विद्यार्थियों के बारे में मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रह करने के निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ है? पहला है निर्धारण, मापनी, साक्षात्कार, मानकीकृत परीक्षण और प्रक्षेपित ढंग। तो जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? मानकीकृत जो परीक्षण है, विद्यार्थियों के बारे में मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रह करने के लिए मानकीकृत परीक्षण उपकरण में सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ होगा। व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार तंत्रिकामय विकृतियाँ किस कारण से होती हैं? इच्छाओं को दबाने से, ओज की कर्मण्यता से, अचेतन मन की भूमिका से या उपयुक्त सभी से। इसका जो आंसर होगा यह उपयुक्त सभी से। इच्छाओं को दबाने से, ओज की कर्मण्यता से, अचेतन मन की भूमिका से और उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूने की श्रेणी से संबंधित नहीं है? कोटा नमूना, बहुस्तरीय नमूना, सौदेश्य नमूना या अनुषंगिक नमूना। तो देखिए इसमें जो है बहुस्तरीय नमूना ये गैर संभाव्यता नमूना श्रेणी से संबंधित नहीं है, गैर संभाव्यता से ये संबंधित नहीं है। लेकिन कोटा नमूना, सौदेश्य नमूना और अनुषंगिक नमूना, ठीक है, कोटा, सौदेश्य और अनुषंगिक नमूना जो है ये गैर संभाव्यता, एक है संभाव्यता एक होता है गैर संभाव्यता, तो गैर संभाव्यता नमूने की श्रेणी से क्या है ये संबंधित है। वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान संस्थानों को भेजे गए अनुसंधान प्रस्ताव में किसका होना परम आवश्यक है? तो देखिए 28 का जो होगा वो होगा संपूर्ण योजना और प्रक्रिया, ठीक है, यानी ए हो जाएगा। वित्तीय सहायता के लिए बोल रहा अनुसंधान संस्थानों को भेजे गए अनुसंधान प्रस्ताव में संपूर्ण योजना और प्रक्रिया होना परम आवश्यक है। यहाँ बोला बजट संबंधी मांग और समय, अनुसंधान से के निर्धारण उद्देश्य, और इनमें से तो ये होगा नहीं, ऑब्वियसली ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक सामग्री का विश्लेषण उपागम नहीं है? पहला है तार्किक विश्लेषण, मापदंडीय विश्लेषण, विषय विश्लेषण, आगमिक विश्लेषण। तो जो नहीं है वो है मानदंडीय विश्लेषण, जो है गुणात्मक सामग्री का विश्लेषण उपागम नहीं है। लेकिन गुणात्मक सामग्री का जो विश्लेषण उपागम है वो है तार्किक विश्लेषण, ये गुणात्मक में आएगा तार्किक।
विषय विश्लेषण, अगर किसी विषय का विश्लेषण कर रही है, गुणात्मक सामग्री विश्लेषण उपागम में आएगा। और आगमिक विश्लेषण, आगमिक भी आपका गुणात्मक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक विवेचन किया जाता है। आंतरिक विवेचन जो है बोल रहा है स्रोत की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई, तो इसका आंसर सी होगा। स्रोत की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए और स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए, ठीक है, शुद्धता का और स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित आयोगों में से किसने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो कौन सा आयोग ध्यान लगाने का दिया था? उच्च शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग जो है इसने क्या दिया? नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था। उच्च शिक्षा आयोग नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सर्जेंट वुड्स डिस्पैच, मैकाले मिनिट्स और हंटर आयोग। 32 का क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए 32 का जो होगा बी, वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान सही शिक्षा है। यह कथन है, ये कथन किसका है? ऋग्वेद का, छंदोग्य उपनिषद का, सामवेद का या भगवद गीता का? तो देखिए बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान सही शिक्षा है, ये ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का, कि बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान ही जो है वो सही शिक्षा है, ये ऋग्वेद में है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर ऋग्वेद नहीं होगा, इसका होगा छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में है, बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान ही सही शिक्षा है, ये छांदोग्य उपनिषद का है। ठीक है, इसका ऋग्वेद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी विचारधारा के विचारकों का संबंध है। पूर्वी विचारधारा के विचारकों का संबंध विज्ञान के ज्ञान से, क्लासिकल साहित्य से, फैशन के अनुरक्षण से या देशीय लोगों के सीखने से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? देखिए इसका बी हो जाएगा, क्लासिक साहित्य से। पूर्वी विचारधारा के विचारों का संबंध क्लासिक साहित्य से है। उसके बाद है 35 लेवियाथन के लेखक कौन है? लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो है या हीगल है? तो इसका जो आंसर होगा वो हॉब्स होगा। लेवियाथन के लेखक हॉब्स हैं। परियोजना पूर्ण हृदय से की गई सौदेश क्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है। यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन ड्यूवी, वालार्ड, किलपैट्रिक या एडमर्सन? तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर, इसका होगा जॉन ड्यूवी। परियोजना पूर्ण हृदय से की गई सौदेश क्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती है, यह परिभाषा जॉन ड्यूवी का है। यह किसने कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए? तो देखिए ये ड्यूवी ने ही कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए। किसने कहा था? ड्यूवी ने। नेक्स्ट है सामाजिकरण का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति को उसके किस परिवेश के लिए अनुकूलित किया जाता है? कक्षा के परिवेश के अनुकूल, सामाजिक परिवेश के अनुकूल, राजनीतिक या सांस्कृतिक? तो हो जाएगा सामाजिक परिवेश के अनुकूल। एक सामाजिक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर की गति को कहते हैं। एक सामाजिक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर गति को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिशीलता। क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा ये आंसर होगा डी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग की ओर गति को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग ऑर्ग वर्ण ने किया। किसने किया? ऑर्ग वर्ण ने। सामाजिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग ऑर्ग वर्ण ने किया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको बोलते हैं DPEP, क्या बोलते हैं? जस्ट मिनट, DPEP।
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राथमिक एजुकेशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं। DPEP मतलब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था सन 1994 में, 1994 ईस्वी में किया गया था। पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है, जबकि निरीक्षण क्या है? किसी प्रदत्त समय पर की जाने वाली विशेष प्रक्रिया। देखिए, पर्यवेक्षण जो है सतत है, चलता रहता है, जबकि निरीक्षण किसी प्रदत्त समय पर की जाने वाली विशेष क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा रोजर। कौन थे व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक? रोजर थे। नेक्स्ट है सूची 1 और 2, क्लासिकल अनुवर्धन, प्रेरणा में कमी, साइन गेस्टल्ट शिक्षण, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और यहाँ आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे अब मैं बताती हूँ पहले आपको। जैसे क्लासिकल अनुबंधन, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया था? पावलव। क्लासिकल अनुबंधन किसका होगा? पावलव। प्रेरणा में कमी, प्रेरणा में कमी देखिए किसका होगा? हल। प्रेरणा में कमी का 2 नंबर हो जाएगा, यानी हल। साइन गेस्टल शिक्षण, ठीक है, साइन गेस्टल शिक्षण का क्या हो जाएगा? टॉलमैन। साइन गेस्टल शिक्षण टॉलमैन। उसके बाद है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम किसका हो जाएगा? कोहलर। तो क्लासिकल अनुबंधन पावलव, प्रेरणा में कमी हल, साइन गेस्टल शिक्षण टॉलमैन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम कोहलर। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में मनोवैज्ञानिकों के नाम और सूची 2 में उसका प्रतिपादक सिद्धांत है। फिर से देखिए आपका वही दिया है, फ्रायड, ठीक है, स्पीयरमैन, रोसेक और टोरांस। ठीक, तो फ्रायड का क्या होगा? फ्रायड कौन सा सिद्धांत दिया है? तो देखिए फ्रायड मनोविश्लेषण दिया है, तो फ्रायड का 3 हो जाएगा। फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत दिए हैं, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। फ्रायड मनोविश्लेषण, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, उसके बाद रोसेक, ठीक है, रोसेक का हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। रोसेक क्या दिए हैं? बहुकारक सिद्धांत। और टोरांस, टोरांस का क्या होगा? ओ सॉरी, रोसेक जो है, ठीक है, इसका तो ठीक है, रोसेक आपका प्रक्षेपण तकनीक हो जाएगा। रोसेक का 4 हो जाएगा। रोसेक क्या होगा? प्रक्षेपण तकनीक होगा। और टोरांस, टोरांस का जो होगा वो होगा सृजनात्मकता। टोरांस का क्या होगा? सृजनात्मकता। एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए फ्रायड का क्या होगा? देखिए फ्रायड होगा मनोविश्लेषण, ठीक, स्पीयरमैन होगा द्विकारक, उसके बाद रोसेक हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक, तकनीक से होगा रोसेक। और टोरांस का क्या होगा? सृजनात्मकता। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, सन 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षण आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सोपानों को सही है। पहला, व्यवहार को स्मरण करना, क्रिया में स्मरण शक्ति को जोड़ना, अनुकृत व्यवहार का पुष्टिकरण, व्यवहार को अनुभूत करना और उसकी ओर ध्यान देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका होगा वो होगा 4 नंबर, यानी ये जो होगा पहले होगा, व्यवहार को अनुभूत करना और उसकी ओर ध्यान देना। ठीक है, तो पहले 4 होगा। फिर आपका होगा व्यवहार को स्मरण करना, फिर 1 होगा। स्मरण करने के बाद क्रिया में स्मरण शक्ति को जोड़ना, उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका 3 नंबर, यानी अनुकृत व्यवहार का पुष्टिकरण करना, तो
तो इसका जो एन ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में उसको रखा जाता है जो राज्य और राज्य का भी होता है, ठीक है, और केंद्र का भी होता है। जिसमें निम्नलिखित पर समीक्षात्मक विचार कीजिए। अध्यापक और अधिगम की प्रक्रिया में उत्प्रेरणा आवश्यक है, कारण उत्प्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती है और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। तो इसका देखिए ए और आर क्या होगा, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से भाव है। पाठ्यक्रम से क्या भाव है? विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, कोर्स के लिए निर्धारित सिलेबस या कक्षा अनुभव, खेल और क्रियाएं। तो इसका जो आंसर जो सही है पाठ्यक्रम के लिए जो भाव है वो होगा विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में किए गए सभी अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाबद्ध अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो योजनाबद्ध अधिगम जो है वो सक्रिय प्रतिबद्धता पर आधारित है। योजनाबद्ध अधिगम जो है सक्रिय प्रतिबद्धता अधिगम पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है पिगेट के अनुसार अमूर्त विचार किस पड़ाव पर विकसित होने प्रारंभ हुए? इंद्रिय पेशी पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो देखिए पिगेट के अनुसार अमूर्त विचार जो है ये औपचारिक परिचालन पड़ाव पर विकसित होने प्रारंभ हुए। किस पे? औपचारिक परिचालन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइंस सिद्धांत गलत युग बनाना है। टॉलमैन बोल रहा है अधिगम का साइंस सिद्धांत टॉलमैन ने दिया, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया। देखिए टॉलमैन ने दिया सही है, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया, ये भी सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, ये गलत है, नहीं होगा। यहाँ पे आपको कौन सा युग में बोल रहा है गलत है उसी को खोजना था। और प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया, तो ये भी सही है। प्रयत्न अधिगम त्रुटि थॉर्नडाइक होगा, अधिगम का साइंस सिद्धांत टॉलमैन हो जाएगा, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित 1 और 2 को मिलाना है। वाक्य पूर्ण परीक्षण, बहुविकल्प चयन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, गद्यांशों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो साहचर्यता, अभिज्ञान, ग्राह्यता और प्रत्यवाहन, ठीक। तो किसका क्या इसमें है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे इसमें जैसे दिया हुआ है वाक्य पूर्ण परीक्षण, ठीक है, वाक्य पूर्ण परीक्षण का क्या हो जाएगा? तो वाक्य पूर्ण परीक्षण का होगा प्रत्यवाहन, ठीक है। वाक्य पूर्ण परीक्षण का क्या होगा? प्रत्यवाहन। 1 मिनट, ए का हो जाएगा 4 प्रत्यावाहन, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुविकल्प चयन, ठीक है, इसका होगा अभिज्ञान। बहुविकल्प चयन को क्या कहेंगे? अभिज्ञान। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा हो जाएगा 3 नंबर ग्राह्यता, ये होगा ग्राह्यता। और गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसका होगा 1 नंबर, यानी साहचर्यता। क्या होगा? 1 नंबर साहचर्यता। गद्यांश को पढ़िए प्रश्नों को, ये साहचर्यता में आएगा। यानी यहाँ पे आपको बोला था 1 और 2 को मिलाने के लिए वाक्यों को पूर्ण कीजिए, आपका क्या हो गया? प्रत्यावाहन। यानी ऑप्शन जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। देखिए 4 2 3 1। नेक्स्ट है स्थायी अधिगम के लिए अधिगम के स्फूर्ति प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी प्रबलन कौन सा है? तो जो सतत प्रबलन, निश्चित अनुपात प्रबलन, परिवर्तित अनुपात प्रबलन, निश्चित अंतराल प्रबलन। तो जो होगा परिवर्तित अनुपात प्रबलन। अस्थायी अधिगम के लिए अधिगम के स्फूर्ति प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी प्रबलन जो है वो परिवर्तित अनुपात प्रबलन है। शुष्क काक्षिपाक रोग किसकी अपर्याप्त मात्रा लेने से होता है? तो ये किसकी अपर्याप्त मात्रा लेने से होगा? विटामिन ए। विटामिन ए कम अगर होगा तो आपको होगा। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा
में असामान्य कठिनाई आती हो उसे निम्नलिखित में से कोई एक अक्षमता हो सकती है। कौन सी अक्षमता हो सकती है? बौद्धिक, प्रमस्तिष्कीय, पक्षपात, श्रव्य अक्षमता या दृश्य। तो इसका आंसर होगा श्रव्य अक्षमता। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती हो उसे श्रव्य अक्षमता होगा। उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है और निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अयोग्यता होगा? यहाँ क्या कर रहा है बालक? गलत पढ़ रहा है, इसीलिए गहन दोष होगा। क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, गहन दोष। ठीक है। उस बालक को जिसे वस्तुओं को उठाने में कठिनाई आती है किस अक्षमता के होने का भय है? बौद्धिक कार्य प्रणाली, निम्न स्तर दृष्टि, बोलने की अक्षमता या लोकोमोटर अक्षमता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, लोकोमोटर। ठीक है। अगर उस बालक को जिसे वस्तुओं को उठाने में कठिनाई आती है वो कौन से अक्षमता के अंदर आता है? लोकोमोटर अक्षमता। किस आयु समूह के बालकों द्वारा उपचार किया जाता है? ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? 8 से 18 वर्ष के बालकों के बीच होता है। निम्नलिखित में से किस दर्शन का व्यक्तिवाद की ओर झुकाव है? जैन, सांख्य, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान का अर्थ है नए सत्य की वैज्ञानिक खोज। ठीक है। अनुसंधान मतलब नए सत्य का वैज्ञानिक खोज। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का पहला कदम है? तो जैसे है सूचना स्रोत की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान और समस्या का हल खोजना। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान जो है ये अनुसंधान प्रक्रिया का पहला कदम है। पहले अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र का पहचान करना पड़ता है। यदि एक शोधकर्ता या अनुसंधान करता है कि किसी संस्थान की प्रभाविता को कौन सी प्रशासनिक शैली का योगदान अधिक होगा तो वह क्या होगा? ठीक है। तो वह उपयोगात्मक अनुसंधान होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा सी, उपयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है। नेक्स्ट है एक शोधकर्ता से सामान्य अपेक्षा की जाती है कि वह किसी क्षेत्र में उपवन साहित्य का अध्ययन करे। क्या एक शोधकर्ता से क्या अपेक्षा करा जाता है? कि किसी क्षेत्र में उपवन साहित्य का अध्ययन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा अनुसंधान के निम्नलिखित सोपान हैं। शिक्षा अनुसंधान के क्या है? आंकड़ों का संकलन, उद्देश्यों का कथन, समस्या का चयन, विधि प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचन, परिणामों की रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले बताना है पहले कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या क्या है? आंकड़ों का संकलन। ठीक है। पहला है आंकड़ों का संकलन, उसके बाद आपका क्या है? उद्देश्य का कथन। ठीक है। आंकड़ों का संकलन, उद्देश्यों का ये, उसके बाद तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा 3 नंबर, यानी होगा पहले होगा 3 नंबर समस्या का चयन करना पड़ेगा। जब समस्या का चयन हो जाएगा तब होगा 2 नंबर उद्देश्यों का कथन। ठीक है। उद्देश्यों का कथन होने के बाद आपका होगा विधि या प्रक्रिया, यानी 4 नंबर होगा विधि या प्रक्रिया। उसके बाद आपका होगा 1 नंबर यानी आंकड़ों का संकलन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ों का संकलन करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन करेंगे, यानी 5 नंबर होगा। और 5 नंबर के बाद जो अंत में होगा वो होगा 6 नंबर, परिणामों का रिपोर्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार हर 10 वर्ष बाद जनगणना करती है और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त शोध विधि को कहेंगे। तो सर्वेक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ सूची 1 और 2 है, इसको क्या करना है? आपको मिलान करना है 68 नंबर में। तो जैसे पहला है प्रयोगात्मक। ठीक है। रुकिए 1 मिनट और थोड़ा ऊपर करती हूँ।
प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक का क्या होगा? आंतरिक वैधता। प्रयोगात्मक का हो जाएगा 5 नंबर आंतरिक वैधता। उसके बाद है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का होगा ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक का होगा आपका आंतरिक आलोचना, ऐतिहासिक में आंतरिक आलोचना। उसके बाद है दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक का होगा विषय वस्तु विश्लेषण, दार्शनिक का क्या होगा? विषय वस्तु विश्लेषण। उसके बाद आपका है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक का होगा न्याय दर्श, क्या होगा? वर्णनात्मक का न्याय दर्श, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दो चरों x तथा y में सार्थक सहसंबंध है, इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है x तथा y एक साथ परिवर्तित होते हैं, यानी सी होगा। दो चर अगर x और y में सार्थक सहसंबंध है तो इसका अर्थ है x और y एक साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का अनुसंधान ऐसे निष्कर्ष देता है जिन्हें दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक या कार्यकीय तुलनात्मक। तो जो होगा वो वर्णनात्मक। वर्णनात्मक प्रकार अनुसंधान में अनुसंधान ऐसा निष्कर्ष देता है जिन्हें दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। रोशे शाही चूषण परीक्षण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो देखिए इसमें 5 काले सफ़ेद और 5 बहुरंगीय, ठीक है, 5 काले सफ़ेद और 5 बहुरंगीय कार्ड शामिल है रोशे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद्म गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित रखता है? तुलना, भविष्यवाणी, सहसंबंध और खोज। तो गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित खोज रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी केवल प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है? तो बाह्य चरों का नियंत्रण, बाह्य चरों का नियंत्रण जो है ये प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है। बाह्य चरों का नियंत्रण किया जाता है किसमें? बाह्य चरों का नियंत्रण किसमें किया जाता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान में। नेक्स्ट है, जब कोई अनुसंधानकर्ता शोध सामग्री की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, बाह्य वैधता, बाह्य समीक्षा, सहवर्ती वैधता या आंतरिक स्थिरता, ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बाह्य समीक्षा। क्या कहते हैं? बाह्य समीक्षा, यानी जब कोई अनुसंधान करता स्रोत सामग्री की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करता है तो उसे बाह्य समीक्षा कहते हैं। एक शोधकर्ता ने जनगणना आंकड़ों को पढ़ा और किसी एक क्षेत्र में लेख तैयार किया, इस प्रकार के लेख को कहेंगे, क्या कहेंगे? शोध प्रपत्र, लेख, शोध प्रबंधन या शोध रिपोर्ट। तो देखिए इसको जो कहेंगे वो लेख कहेंगे। एक शोधकर्ता ने जनगणना आंकड़ों को पढ़ा, किसी एक क्षेत्र में लेख तैयार किया, इस प्रकार के लेखों को हम लेख ही कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक्स।